हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस बच्चों, जहां हम लोग 2024 से 25 वाले बच्चों के लिए 12th की फिजिक्स का सेशन लेके आए हैं, जिसमें हमने बच्चों फर्स्ट लेक्चर को देख लिया है। आई होप आप सबने पहले लेक्चर को देखा होगा। और आज के क्लास में हम लोग बच्चों इस सीरीज के सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां हमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट लेक्चर को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। तो वैसे बच्चे जो नए नए हैं इस वीडियो पे, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो फर्स्ट लेक्चर को देख लिए, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करें, ताकि उनको प्रॉपर चीजों को समझने में हेल्प हो। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे, जहां हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे बच्चों। और इस वीडियो के एंड में बच्चों हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, जो न्यूमेरिकल आपके नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों, वैसे न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करने वाले हैं, टच करने वाले हैं। तो वीडियो आज का बड़ा होगा, चीजों को समझेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किए थे, जहां हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाया था कि इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चों चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चों क्या, चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम लोग चार्ज एट रेस्ट पे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चार्ज क्या होगा बच्चों, रेस्ट पे होगा। अब चार्ज से रिलेटेड हमने जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी बच्चों, जो इंट्रोडक्शन था हमारे पहले यूनिट का, वो हमने कर चुका है। अब जो हम लोग करने वाले बच्चों, वो करने वाले प्रॉपर्टी। तो आज का टॉपिक लगाएंगे, आज का टॉपिक लगाएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहां से आज के क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स को बनाते रहना है साथ साथ, और चीजों को समझते रहना है, अंत तक बने रहना है, ताकि चीजों को अच्छे से आप समझ सके। चलिए, सबसे पहला जो आपका प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज के बारे में, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, और ये दोनों चार्ज बच्चों क्या है, पॉजिटिव, दो चार्ज है और दोनों चार्ज कैसी हो, पॉजिटिव, और इन दोनों चार्ज को जब हम पास लाना चाहते हैं बच्चों, तो ये दोनों चार्जेस के बीच एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। दो सेम चार्ज है बच्चों, तो सेम चार्ज क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक यहां पे बच्चों दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये दो नेगेटिव चार्ज भी सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या करती है बच्चों, रिपेल करती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर। लाइक चार्जेस क्या करती है बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करती है। दो लाइक चार्जेस को अगर हम पास पास लेके जाएंगे, चाहे वो दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव, जब इन्हें पास लाने की कोशिश करेंगे, तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करती है बच्चों, रिपेल करती है। तो ध्यान रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। इसके अपोजिट अगर हमारे पास दो चार्जेस होता है बच्चों, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट। इट मींस अनलाइक चार्जेस, unlike charges attract each other, ठीक है बच्चों। like charges repel each other, unlike charges attract each other। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की, कि जब हम लोग दो चार्ज को लेकर पास पास आते हैं और ये चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, लाइक चार्जेस हो, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों।
आई होप पहली प्रॉपर्टी आप लोग को आ रही है समझ में। बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक आपने ये चीज मैग्नेट में देखा होगा, मैग्नेट की भी सेम प्रॉपर्टी थी, क्लास 10 में हमने पढ़ा है। लाइक पोल्स आपके रिपेल ईच अदर, जबकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम प्रॉपर्टी चार्ज के साथ भी है बच्चों। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चों? क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ए, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ए है, और इस ए ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ए ऑब्जेक्ट पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, और बोल रहा है अनदर ऑब्जेक्ट एक बी है, अनदर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बी है, और ए क्या कर रहा है बच्चों, बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें बताने बोलता है कि बताइए कि बी पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है, और ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, डी नंबर नन ऑफ दीज। तो आप ही सोचिए बच्चों, अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है और वो बी को क्या कर रहा है बच्चों, अट्रैक्ट कर रहा है, बी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप ही बताइए बी पे कैसा चार्ज होगा? ऑफकोर्स नेगेटिव, क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ए पे पॉजिटिव है तो बी पे कैसा चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बी पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, इस पे एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है बच्चों जो हम लोग आने वाले क्लास में समझेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, क्वेश्चन एक ऐसे भी है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, और ए पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी, एक अनदर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बी, और ऑब्जेक्ट ए बी को क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए बी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो हमें बताने बोलता है कि बताइए बी पे नेचर क्या है, चार्ज का नेचर क्या है। ऑप्शन वैसे ही दिया बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, डी नंबर नन ऑफ दीज। तो इस बार आपको पहचानना है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, 2 मिनट वेट कर रहे हैं। आप लोग बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बी पे नेचर क्या होगा चार्ज का। तो इजी है बच्चों, ए पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो चार्जेस कैसी हो, लाइक सेम चार्जेस हो। तो अगर ए पे पॉजिटिव है और ये बी को रिपेल कर रहा है, ये तब पॉसिबल है बच्चों जब बी पे भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तभी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी किसकी, चार्ज की, कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। इसको एक और अच्छे तरीके से समझते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, इरेज करिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। समझना है बच्चों, एक ग्लास रॉड है जो एक वॉल पे हैंग किया हुआ है, इसको हम लोग लटका लिए हैं एक दीवार के पे। ये हो गया मेरा क्या, ग्लास रॉड। और इस ग्लास रॉड पे बच्चों कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस ग्लास रॉड के पास एक और रॉड लेके आ रहे हैं, एक और रॉड लेकर आ रहे हैं बच्चों, और इस रॉड पे भी, इस रॉड पे भी बच्चों कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस रॉड पे भी कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमें बताइए कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा। अब अगर हम इस रॉड को ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ग्लास रॉड और इस ग्लास रॉड के बीच बच्चों क्या होगा, रिपल्शन। इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन।
अगर ऊपर वाला रॉड को हमने हैंग करके रखा है तो ये क्या करेगा बच्चों, ये आपका क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। रिपल्शन के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर फ्री होता तो रिपल्शन के कारण ये क्या हो जाता, हल्का सा मूव कर जाता, घूम जाता। तो ये कुछ ऐसा होगा। जैसे ही ये अनदर ग्लास रॉड लाएंगे जिसपे आपके सेम चार्ज है, तो रिपल्शन के कारण ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये ग्लास रॉड हो गया बच्चों, और इस पे जो चार्ज है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास एक अनदर आपका रॉड लेके आ रहे बच्चों। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ अब क्या होगा, तो हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण, नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण इनके बीच क्या होगी, अट्रैक्शन। क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इन दोनों रॉड के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, जिसकी वजह से रॉड वापस से मूव करेगा, रॉड वापस से मूव करेगा। बट इसका डायरेक्शन बच्चों कुछ नहीं होगा, इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होगा। इस बार ये कैसे मूव करेगा, अगर ये ऐसे है और फ्री टू मूव है तो अट्रैक्शन की वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो ये थी आपके चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, जहां हमने ये जाना कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को आपके अट्रैक्ट करते हैं। चलिए इरेज करें। हाँ, एक चीज बच्चों हमको और आपको बताना है जो चार्ज से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में आपको ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ाया था, तो फटाफट सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। कल के क्लास में हमने डिस्कशन किया है फर्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे सीरियस है, जो चीजों को समझ रहे हैं और चीजों को रिवीजन कर रहे हैं, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज याद आया। तो हमने बताया था बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, कूलम। ठीक है, अब केवल ऐसा यूनिट से ही काम नहीं चलेगा, हमें और यूनिट भी चार्ज के ध्यान में रखने होंगे। हमने ऐसा यूनिट तो जान लिया कि ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है बच्चों, कूलम। हमें और यूनिट भी ध्यान रखना होगा, जैसे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है बच्चों स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलम। अच्छा, आपने 11th में ये देखा होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर 5 टाइम, जहां न्यूटन फोर्स का यूनिट है और डाइन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। अंतर क्या है, ये ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट। तो ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 10 पे पावर 5 टाइम। ठीक सेम हमने चार्ज के भी दो यूनिट देखे, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। क्या रिलेशन है इनके बीच, तो याद रखना है बच्चों, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। ये याद रखना है। इससे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे चीजों को लेकर ही क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। याद हुआ, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। क्वेश्चन क्या पूछा था,
क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हालांकि जब आपको डीपीपी दी जाएगी, टीआरक्यू वाली चीजें दी जाएगी, तो हमें क्वेश्चन दे के रखेंगे जिसमें एग्जाम में किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। फिलहाल हमें आपको बता रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि वन स्टेट कुलम इज इक्वल टू डैश कुलम। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है बच्चों। तो कोई बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कितना होगा इसका आंसर। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लीजिए आंसर कितना होगा। चलिए कितना होगा आंसर चेक कीजिएगा। 1 कूलम इज इक्वल टू हमने अभी कितना पढ़ा 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम पढ़ा ना। अब बच्चों ये इंटू में इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा डिवाइड में, तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर 9 इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलम। और क्वेश्चन तो हमसे यही मांग रहा है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश कूलम। तो कितना कूलम हो गया 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू हो गया 1/3, ये 10 पे पावर +9 है बच्चों, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -9 कूलम। तो उसमें एक ऑप्शन आपका ये था, तो ये हो जाएगा आंसर कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/3 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम। ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, हो गया, आ रहा है समझ में। ऐसा यूनिट क्या हो गया कूलम, सीजीएस यूनिट हो गया बच्चों स्टेट कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। अब इससे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अब एक और यूनिट होती है चार्ज की, अगली यूनिट की बात करते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, चार्ज की एक यूनिट क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EMU। इनमें भी आपको रिलेशन याद रखना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1/10 EMU। ठीक है, ये भी चार्ज की यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी चार्ज की यूनिट होती है। और 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। लास्ट फैराडे is the largest unit of charge। ये याद रखना है, फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के लार्जेस्ट यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है फैराडे। तो होता कितना है 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना, तो याद रखना है बच्चों 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है 96500 कूलम। तो ये कुछ चार्ज के अदर यूनिट है जो हमें ध्यान में रखने होंगे, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है। तो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया बच्चों कूलम, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया स्टेट कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है चार्ज का, चार्ज की एक यूनिट क्या है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे क्या है बच्चों सबसे बड़ा यूनिट है चार्ज का, और 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है 96500 कूलम। चलिए, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आगे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बच्चों तो इनका यूज होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए फटाफट, हो गया चलिए, आगे बात करते हैं बच्चों। अब अगर ध्यान दिया जाए बच्चों, तो कूलम की अगर हम बात करें बच्चों, तो कूलम अपने आप में ही बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम अपने आप में ही क्या है बहुत बड़ा यूनिट है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम लोग इतने बड़े यूनिट का यूज नहीं करते।
हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम छोटे यूनिट का यूज करते हैं। तो जो कूलम इतने बड़े यूनिट है, इसका यूज ना कर करके हम छोटे यूनिट का यूज करते हैं। और वो छोटा यूनिट कौन है, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग यूज करते हैं बच्चों मिली कूलम। हम लोग क्या यूज करते हैं, मिली कूलम। नोटेशन लेते हैं m इंटू एम सी, और मिली बराबर हमें पता है बच्चों कितना होता है, 10 पे पावर -3 कूलम। फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फिर यूज करते हैं बच्चों माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम, माइक्रो का नोटेशन होता है बच्चों म्यू। इसको यू नहीं बोलते, यू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं म्यू, ऐसा, ठीक है। तो माइक्रो कूलम म्यू सी, इसका माइक्रो बराबर होता है बच्चों 10 पे पावर -6 कूलम। अगला होता है बच्चों आपका पिको कूलम। सॉरी, पहले नैनो की बात करते हैं फिर पिको। फिर है बच्चों आपका क्या, नैनो कूलम। नैनो कूलम 10 पे पावर -9 कूलम। और लास्ट बच्चा आपका पिको कूलम। पिको कूलम नोटेशन पीसी, और 10 पे पावर -12 कूलम। तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन छोटे छोटे आपके डाटा का ही यूज करके न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। मिली बराबर होते हैं 10 पे पावर -3, माइक्रो बराबर हो गया 10 पे पावर -6, नैनो बराबर हो गया 10 पे पावर -9, और पिको बराबर हो गया बच्चों 10 पे पावर -12। चलिए इरेज कर दे, हो गया। चलिए हाँ, तो हम अपने वापस से पीछे आ रहे, बैक टू पॉइंट आ रहे बच्चों, जहां हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज स्टार्ट किया था। जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये जाना कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को टॉपिक बनी बच्चों, एडाप्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मान लिया जाए कि ये कोई एक आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस पे बहुत सारे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, Q5 है। इस तरह से चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से आपके चार्ज क्या है बच्चों, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे आपके चार्ज क्या है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटे हुए हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम पे अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए बच्चों हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, एडाप्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चार्ज को हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो भी चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चों, उनका अलजेब्रिक सम करते हैं। अलजेब्रिक सम करने का मतलब बच्चों कि चार्ज को विद साइन, चार्ज को विद साइन हम लोग जोड़ देते हैं। तो चार्ज को विद साइन जोड़ने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, अगर यहाँ पे Q3 को देख रहे हैं बच्चों, तो Q3 के आगे क्या है, माइनस, तो विद साइन। अलजेब्रिक सम का मतलब ही होता है बच्चों क्या, विद साइन, प्लस Q4, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 के आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस Q5। तो जो टोटल चार्ज होगा बच्चों इस सिस्टम पे वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, टोटल चार्ज। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडाप्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चार्ज का अलजेब्रिक सम किया जाता है। चार्ज को क्या करते हैं बच्चों, उनका अलजेब्रिक सम करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पर है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए उन जितने भी चार्ज है
जो किसी बॉडी पर है उन सारे चार्ज को विथ साइन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। विथ साइन हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। एरेज करें इसको, पहले समझ गए, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। A system has two charges. A system has two charges. QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and QB is equal to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb। ठीक है, ठीक है। और क्या कह रहा है, what is the total charge, what is the total charge on the system, हमें बताना है कि इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए बच्चों हम लोग चार्ज का क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग बच्चों चार्ज का क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पे हमें दो चार्ज है, एक है देखिए बच्चों QA और दूसरा है हमारे पास QB। ठीक है, एक है हमारे पास QA और दूसरा क्या है, QB। तो इनका अलजेब्रिक सम कीजिए, QA प्लस QB। QA 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम प्लस QB कितना है बच्चों, माइनस 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। तो 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। और जो टोटल चार्ज होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0। टोटल चार्ज या नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इस सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है। तो इस तरह से आपकी चार्ज के सेकंड प्रॉपर्टी को हमने समझा, जहां हमने ये देखा कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है बच्चों उन सब का हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। और सिंपल मतलब में कहा जाए, अलजेब्रिक सम का मतलब कहा जाए कि चार्ज को उसके साइन के साथ, चार्ज को उनके साइन के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये सही भी है ना बच्चों, हमने बताया कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, हमारे जितने भी आसपास जितने भी चीजें उन सब पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट चार्ज इस पे क्या है बच्चों, 0। ये कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बच्चों, दोनों इक्वल है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बच्चों सेम चार्ज होते हैं। तो नेट चार्ज निकालने के लिए बच्चों इनका अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम में इनको विद साइन रखेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वहीं प्रोटॉन पे बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से इस पे जो नेट चार्ज होगा बच्चों वो क्या है, 0। और ये हमें कैसा फील हो रहा है, न्यूट्रल। तो ठीक इसी प्रकार है बच्चों, तो चार्ज हमेशा कैसे ऐड होगा, चार्ज हमेशा ऐड होगा अपने साइन के साथ। विद साइन आपको चार्ज को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी था। इरेज करें, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो वो डीपीपी में डाले जाते हैं। डीपीपी कैसे मिलेगा उनके बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी तो फिलहाल आप क्लास पे ही फोकस रहिए। किन्हीं बच्चों को अगर डीपीपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हो जाएंगे, डीपीपी हो जाएंगे, ये सब कैसे मिलेंगे, इनकी बातें हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। तो इन तक बने रहना है और अगले प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए कंजर्वेशन के नाम से हम लोग पहले भी परिचित हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है, और आज आपके पास एक नया टॉपिक आया है चार्ज के प्रॉपर्टी के रूप में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
According to law of conservation of charge, according to law of conservation of charge, the net charge on the net charge is an isolated system remain constant. कहने का मतलब ये बच्चों कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बच्चों, ये ध्यान देंगे। आइसोलेटेड सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम जिसपे चार्ज ना ही बाहर से अंदर आ रहा है, ना ही चार्ज आपका अंदर से बाहर जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है बच्चों, इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी चार्ज है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का ये मतलब है बच्चों कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज का कुछ नहीं हो सकता, चार्ज को ना ही हम बना सकते ना ही उसे खत्म कर सकते, सिर्फ एक बॉडी में वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या क्या किसमें, ये क्या बता रहा है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बेटर कर समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इरेज करें, पहले ये समझे कि किसी भी सिस्टम में चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप कुछ भी कीजिए चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, TRQ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। समझिएगा, क्वेश्चन करने पे आपको फील हो जाएगा क्या हो रहा है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है A, एक है B। एक है A और दूसरा क्या है बच्चों, B। A पे जो चार्ज है ना बच्चों वो है आपका 10 कूलम, ठीक है, और B पे जो चार्ज है बच्चों वो है आपका -4 कूलम, ठीक है। A पे जो आपका बच्चों चार्ज है वो है 10 कूलम और B पे जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, -4 कूलम। अब क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को A और B को आपस में क्या करा दे रहे बच्चों, रब करा दे रहे। A और B को आपस में क्या करा दी, रबिंग कर दिए। इसको क्या कर दिए, रब कर दिए। आपस में इनको क्या कर दिए, रब कर दिए। और रब करने के बाद, इनके रबिंग करने के बाद, लगड़ने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को वापस से क्या कर दिए, अलग करके रख दिए। इन दोनों ऑब्जेक्ट को वापस से क्या कर दिए बच्चों, अलग करके रख दिए। तो ऑब्जेक्ट बी पे जो हमें चार्ज देखने को मिला वो देखने को मिला -3 कूलम। ऑब्जेक्ट बी पे जो हमें चार्ज देखने को मिला बच्चों वो क्या देखने को मिला, या ऐसा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बी पे जो हमें चार्ज देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, 3 कूलम। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट ए पे कितना चार्ज होगा, ए पे चार्ज की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे जो लॉ काम करेगा बच्चों वो कौन सा काम करेगा, कंजर्वेशन वाला। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कंजर्वेशन वाले सिस्टम में, कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें चार्ज आपके क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें बच्चों तो स्टार्टिंग में हमारे पास नेट चार्ज कितना है, तो Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है बच्चों, 10 कूलम, और Q2 आपका कितना है बच्चों, -4। तो 10 - 4 कितना हो गया बच्चों, 6 कूलम। ये आपके नेट चार्ज है, ठीक है। अब आप कुछ भी कीजिए बच्चों, आपने उस दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करा दिया, लगड़ के रख दिया,
आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो नेट चार्ज है ये हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो जब इनको रब करके हमने वापस से अलग रखा तो हमें देखने को मिला, यहाँ इसको बोल देते, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस 3 कूलम, 3 कूलम। तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, इन दोनों का भी सम किसके बराबर आना चाहिए था, 6 कूलम के इक्वल। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 कूलम, ये प्लस में 3 कूलम इधर आएगा तो बच्चों माइनस 3 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज होगा बच्चों, 3 कूलम। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है, स्टार्टिंग में जो नेट चार्ज था जितना था, कितना था 6 कूलम, बाद में भी नेट चार्ज इस पे कितना आना चाहिए था 6 कूलम। अगर बी पे आपका 3 कूलम है तो ये अंडरस्टूड भी है कि अगर बी पे 3 है और नेट हमें 6 होना चाहिए तो ए पर भी कितना आना चाहिए 3 कूलम। या ऐसे नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए था, 6 कूलम के बराबर। अब यहां से ये गया तो ये कितना आ गया 3 कूलम। तो ये था आपका क्या बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आगे समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते चलिए, इसमें अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और करते चलिए, इरेज करें। एक क्वेश्चन और समझिएगा बच्चों। एक मेटेलिक सेल है बच्चों, एक मेटेलिक सेल है और इस मेटेलिक सेल पे जो नेट चार्ज है बच्चों वो है 8 कूलम। नेट चार्ज क्या है 8 कूलम। इस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज है बच्चों वो क्या है 8 कूलम। अब इस मेटेलिक सेल को आपका क्या कराया गया, रोटेट कराया गया। ठीक है, जैसे ये रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसमें चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, चार्ज इस मेटेलिक सेल पे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस मेटेलिक सेल पे बच्चों चार्ज क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके आउटसाइड, सेल के आउटसाइड पे जो चार्ज आ गया बच्चों वो आ गया आपके -2 कूलम का। सेल के आउटसाइड आपके जो चार्ज आ गए बच्चों वो कितने आ गए, -2 कूलम का। तो आपको बताना है इस सेल के इनसाइड में कितना चार्ज आया होगा, इस सेल के इनसाइड में कितना चार्ज आया होगा आपको ये बताना है। चलिए सोचिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही होता है। सोचिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए। हो गया, सोचे। तो बस सिंपल है बच्चों, यहाँ पे बस लॉ को ध्यान में रखना है। कंजर्वेशन का लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी सिस्टम पे जो आपके चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना ही चार्ज हम क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका चार्ज कहीं जाएगा नहीं। इस पूरे सेल पे जो आपका चार्ज है वो किसके बराबर है बच्चों, वो है आपके 8 कूलम के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे जो नेट चार्ज होना चाहिए मतलब Q आउटसाइड प्लस Q इनसाइड, ये भी आपका जो होना चाहिए नेट चार्ज आपका तो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। यहाँ 8 कूलम है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बच्चों, 8 कूलम होना चाहिए। अब आउटसाइड का हमें पता है कि कितना है, -2 कूलम। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा Q इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 8 कूलम। तो Q इनसाइड 8 कूलम, -2 कूलम इधर आएगा तो +2 कूलम, कितना हो जाएगा 10 कूलम। तो इनसाइड आपका कितना चार्ज आगे जाएगा बच्चों, इनसाइड आपका आ जाएगा 10 कूलम। तभी तो सोचिए ना, नेट चार्ज क्या होगा, इन दोनों का सम, इस
आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज अगर निकालेगी तो इन दोनों का सम 10 कूलम माइनस 2 कूलम, तभी किसके इक्वल आएगा 8 कूलम की। और इस तरह से हमें पता चलेगा कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये था आपका अगला प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से सारे बच्चों का जो भी डाउट हुआ होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या मतलब सर इसका? चार्ज इज इनवेरिएंट क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी does not depend on its speed, on its speed। ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अभी मुझे पता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा समझ में, अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां समझिएगा, चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चेक कीजिएगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, और इस पे जो चार्ज है बच्चों वो चार्ज कितनी है q। मास m है, चार्ज क्या है q। और एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, मान लिया जाए ये चिंटू हमारा क्या है, चिंटू हमारा क्या है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्व कर रहा है कि स्टार्टिंग में जो आपका ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और चार्ज क्या है q है, इसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था बच्चों तो इसकी मास क्या थी m और चार्ज क्या था q। अब यही ऑब्जर्वर देख क्या रहा है कि यही जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस m मास के ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था, अब इसमें क्या हो गया कि अब ये क्या आ गया मोशन में। अब क्या आ गया ये मोशन में, और इसकी वेलोसिटी लगभग जो है वो किसके बराबर हो गई c के। इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग किसके बराबर हो गई c के। और यहाँ पे c है क्या बच्चों, c है स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो था स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो इसका मास m था और चार्ज क्या था q था। और यही ऑब्जेक्ट जैसे किसके बराबर आ गई, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ गई बच्चों, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो मास है वो m डैश हो गया और इसका चार्ज अभी भी क्या है q। मास क्या हो गया बच्चों m डैश और चार्ज क्या हो गया q। मास क्या हो गया बच्चों m डैश और चार्ज क्या हो गया q। अब ये जो ऑब्जर्वर था उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि m इज नॉट इक्वल टू क्या है m डैश, m इज नॉट इक्वल टू m डैश बट चार्ज q इज इक्वल टू क्या है q। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था फिर भी बच्चों चार्ज क्या था q, और जब आपका चार्ज मोशन में था कितने की स्पीड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के, तब भी चार्ज आपका क्या था q। लेकिन मास की अगर बात किया जाए तो स्पीड बढ़ने के कारण
स्पीड बढ़ने के कारण मास आपका क्या हो चुका है बच्चों, चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में m था, बाद में क्या हो गया m डैश। इस वजह से कहा जाता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। चार्ज आपकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। स्पीड कैसी भी हो, रेस्ट पे हो या स्पीड आपके लाइट के बराबर हो, बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। ये अगला प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। मास चेंज हो सकता है, फेमस इक्वेशन आइंस्टीन ने दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपका मास चेंज हो सकता है। किसी बॉडी का मास तब चेंज हो सकता है जब वो बॉडी आपकी स्पीड, मतलब लाइट की स्पीड से क्या करने लगे, ट्रेवल करने लगे, तो बॉडी का मास चेंज हो सकता है, बट चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये थी अगली प्रॉपर्टी बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए हम हट जा रहे, नोट कीजिए। एक बार हम देख लेते, फ्रेम फ्रेम आ रहा है ना सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, अगला टॉपिक क्या है बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग। और इस मेथड ऑफ चार्जिंग को कुछ बुक इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। कुछ बुक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज है क्या बच्चों, देखिए किसी भी मटेरियल को चार्ज करने का जो मेथड होता है, कोई भी मटेरियल है जिसे चार्ज करने का जो मेथड होता है वो आपका क्या कहलाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। कैसे होता है, किसी भी मटेरियल को चार्ज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं कि उस मटेरियल को या तो आप चार्ज दे दीजिए, उस मटेरियल को क्या दे दीजिए बच्चों, या तो चार्ज दे दीजिए, या उस मटेरियल से आप चार्ज को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। ये दो तरीके हैं जिसके वजह से हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एक तरीका है कि उस मटेरियल पे चार्ज दे दीजिए, दूसरा तरीका क्या है, उस मटेरियल से चार्ज निकाल लीजिए। तो इस कारण हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग है क्या, एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे हम किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने की दो ही तरीके हैं, या तो उस पे आप क्या कर दीजिए, चार्ज दे दीजिए, या उस मटेरियल से चार्ज निकाल लीजिए। ए मटेरियल कैन बी इलेक्ट्रिफाइड चार्ज इफ सम चार्ज इज गिवन टू द मटेरियल और टेकन आउट ऑफ द मटेरियल, या कुछ चार्ज उस मटेरियल को दे दीजिए या उससे कुछ चार्ज आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। अब ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर बच्चों हम टाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन आपके दो टाइप की है। ठीक है, एक है आपका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, और दूसरा है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर टाइप की बात किया जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन की टाइप की बात किया जाए
तो ये दो टाइप की होती है बच्चों, एक होता है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट और दूसरा क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये जो चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट है बच्चों, ये भी दो टाइप की होती है, ये भी दो टाइप की होती है। पहला है बच्चों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, पहला क्या है बच्चों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और सेकेंड है बच्चों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन और सेकेंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, ये दो तरीका है आपका किसका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट का। तो अगला जो हमारा क्लास होने वाला है बच्चों, वो इन्हीं पे इन डेप्थ होगा, जहां हम लोग मेथड सीखेंगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, इन सब पे पूरा इन डिटेल चलेंगे। यहीं तक आज हम रहने देते हैं, जहां हमने चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ा और समझा कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम चार्ज जो देते हैं तो वो तरीका क्या कहलाता है मेथड ऑफ चार्जिंग, और वो किस तरीके से देंगे ये पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो यहाँ अकेले रहने देते इतना ही। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम लोग क्लास करते हैं तो उनका नोट्स तैयार करना होता है। तो सारे बच्चों को ध्यान में रखना है कि नोट्स का प्रिपेयर करते चलना है खुद से। और जिन बच्चों को नोट्स तैयार करने में दिक्कत होता है, जिन्हें पता नहीं कि एग्जाम में आंसर कैसे करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर कैसे देना है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास होता है हैंड रिटेन नोट्स। क्या होता है बच्चों हैंड रिटेन नोट्स। आप इस हैंड रिटेन नोट्स को हमसे ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ बच्चों हमारा जो टर्निंग पॉइंट क्लासेस है, इस पे आपका डेली वाइज पे क्वेश्चन जाता है। आपका क्या जाता है बच्चों डीपीपी जाता है, आपका टीआरक्यू जाता है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन जाता है, फॉर्मूला बुक दिया जाता है बच्चों, फॉर्मूला बुक दिया जाता है। तो ये सारा कुछ आपको मिल सकता है, ये आपको भी सारा कुछ मिल सकता है। बस करना क्या है बच्चों, आपको दिए गए नंबर पर 8083856189 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है बच्चों मैसेज करना है। और मैसेज करते ही आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आपको डेली वाइज सब कुछ मिलेगा। आपको डीपीपी मिलेगी, नोट्स मिलेगी, वीडियो के लिंक मिलेगी, चैप्टर इन्होंने पे फॉर्मूला बुक मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री है। कैसे बच्चों के लिए जो 2024 से 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरे 12th के मैथ और साइंस में फिजिक्स के पूरा सीरीज आ रहा है बच्चों। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पे आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने कोई भी सुझाव हो जो हमारे पढ़ाने के तरीके को या कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और बच्चों, कमेंट में जहां कहीं भी आपको डाउट लगता है कि ये टॉपिक हमको फिर से समझना चाहिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं। जब हम अगला लेक्चर लेंगे तो हम पहले उसी टॉपिक को डील करेंगे जहां बच्चों को डाउट रहा है। मेरा कोशिश ये है कि एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। देखिए हम इतने स्लो चल रहे हैं और चीजों को इतना तोड़ के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक एक बच्चे को एक एक चीज आना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैमरे के उस पार जो बच्चे बैठे हैं वो कितना चीजों को समझ पा रहे हैं या किस टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे बहुत तेज है, कुछ एवरेज है, कुछ वीक है। तो हम उन सारे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे को एक एक पॉइंट अच्छे से है। इस चीजों को हम 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं। फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को समझने में कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक पे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि ये टॉपिक को रिपीट कीजिए, हम वापस उसे क्या करेंगे रिपीट करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, चलिए।